हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज क्या करने वाले हैं, आज हम जो मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर जो आरआरसी ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आप किसी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि एक छात्र 24 मिनट में, अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चन होंगे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, हम मिक्स्ड वैरायटी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लेने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन है, यदि एक छात्र 24 मिनट में 15 पृष्ठों को पढ़ सकता है, 24 मिनट है, 15 पेज, पृष्ठों मतलब पेज हो गया, 15 पेज पढ़ सकता है, तो 60 पृष्ठों की एक पुस्तक को पढ़ने में वह कितना समय लेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक समय दिया है, टाइम जो है, टाइम दिया है कितना, 24 मिनट का टाइम दिया है और बोल रहा है 15 पेज पढ़ा जा रहा है, इतने में 15 पेज पढ़ा जा रहा है और 60 जो पेज है, 60 पेज पढ़ने के लिए कितना समय लगेगा, टाइम यहाँ पे पूछ रहा है। अगर आपको बोला जाए कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पेज दिए हैं 15 पेज और 60 पेज, ये क्या है, काम दिए हैं। ये क्या है, ये काम है कि ये 60 काम कर रहा है, ये 15 काम कर रहा है इतने मिनट में। ठीक, यानी कि ये हो गया क्वेश्चन किसका, टाइम एंड वर्क का। तो आपने अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको एक पता होगा, एक फॉर्मूला होता है MDH। ठीक, MDH डिवाइड बाई ये टोटल वर्क जो होता है, जो जितना काम है, ये इस तरीके से डिवाइड बाई W, ये पहले का बराबर हो जाता है MDH ऑफ, ये क्या हो गया, डिवाइड बाई W दूसरे का। M क्या है यहाँ पे, मैन मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं, आदमी यहाँ पे दिया नहीं है तो मतलब कोई ख़त्म हो गया। ठीक है, M ख़त्म। डे है, किसी दिन की बात नहीं कर रहा है ये, तो डे भी नहीं दिया है। यहाँ पे दिया है H मतलब ये आवर्स की बात कर रहा है, कितने घंटे काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे घंटे ना देके यहाँ पे क्या है, मिनट में काम कर रहा है। और पेजेस मतलब ये वर्क है, यानी कि H बटे में W पहले का बराबर H बटे में W दूसरे का। तो H जो है कितने घंटे काम कर रहा है, या मिनट में आप इसको रहने दो, मिनट में ही रहने दो, 24 मिनट और कितना काम है, 15 काम है। यहाँ पे समय आपसे पूछा जा रहा है, वर्क कितना है, काम कितना है, 60 काम है। तो अब यहाँ से अगर आप चाहो तो H की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 24 गुणे में 60 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे हो जाएगा H इज इक्वल टू 24 इंटू 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 चौका 16 और 7 8 96 मिनट। 96 मिनट। अगर आप ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे मिनट में आंसर नहीं है, यहाँ पे 1 घंटा करके कुछ मिनट है, तो 96 मिनट तो ऑप्शन है ही नहीं। 90 मिनट है, 85 मिनट है, तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब 96 मिनट का मतलब क्या हो गया, अगर इसको आप घंटे में बदलो तो 1 घंटे में कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये आप इसको कह सकते हो कि 1 घंटा और 36 मिनट हो गया कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1 आवर 36 मिनट। अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका क्या था, सोल्यूशन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। आप इस चीज़ को बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हो अगर आप लाइनों को स्किप कर देते हो। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए सारी चीज़ें लिखती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद सॉल्व करना है। तो आप फटाफट क्या करोगे, चीज़ों को स्किप करोगे और फिर उसके बाद सोल्यूशन पे जल्दी आओगे। कितनी जल्दी आप कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, पूरा स्टेप वाइज लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड दी है, स्पीड मतलब वेग, वेग मतलब चाल, ये कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। 5 सेकेंड में बस द्वारा तय की गई दूरी, समय दिया है 5 सेकेंड और दूरी पूछ रहा है, यानी कि डिस्टेंस का मान यहाँ पे पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमें अच्छे से पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। इतना लिखने से अच्छा है कि आप चाल क्या हो गई, चाल आप, सॉरी यहाँ पे एस, ये क्या है, वेलोसिटी है, सॉरी ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है।
या एस से भी लिख दो। नॉर्मली क्या होता है, स्पीड जो होता है वो अगर आप फिजिक्स में देखो तो एस को डिस्टेंस जो होती है, जो दूरी होती है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये वेलोसिटी इतनी है, तो चाल जो हो गई v, दूरी क्या है डिस्टेंस, समय क्या है t। यहाँ पे पूछ क्या है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम यानी कि ये लिख सकते हैं d इज इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है, 72 है ना। समय कितना है, 5 सेकेंड। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में यूनिट क्या है। अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में जो आंसर है वो मीटर में दिया है, यानी कि आपको पूरे को क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये है भाई, देखिए ये है 5 सेकेंड, लेकिन ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप किलोमीटर में नहीं करके आप इसको क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आंसर जो है वो मीटर में दिया है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। जब आप 5/18 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड आप देख सकते हो कैंसिल हो गया, 18 और 18 चौक 72, 4 गुणे 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25, 25 चौका 100 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो यही एक क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि यूनिट को आप कैसे चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 18/5 से गुणा करोगे। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने बैंक से 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ऋण लिया है। तो 12% क्या है, वार्षिक ब्याज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, 12% है। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद समय दिया है, टाइम जो दिया है कैपिटल टी लिख दो, 3 वर्ष दिया है, 3 इयर्स दिया हुआ है। उस अवधि के लिए 5400 का ब्याज चुकाना पड़ा था। ठीक है, ऊपर सबसे पहले मेंशन कर दिया है साधारण ब्याज। अगर आप देखो तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 5400 वैल्यू दी हुई है। उसने कितने रुपए का ऋण लिया था, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूछ रहा है, जो कि शुरुआत में उसने कितने पैसे लिए थे, ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5400 रुपये इसको चुकाना पड़ रहा है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उसने कितना लिया था, शुरुआत में कितने रुपए लिए थे, उसने P रुपए लिया था। R क्या है, 12%। 12% जो है, यही R जो है ये परसेंटेज में होता है, तभी हम क्या करते हैं, बटे में 100 पहले ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 12/100। T जो समय है 3 साल का समय है। अब जो चीज़ें कट सकती हैं, जो आपके बस में है वो काट दो। ये क्या हो गया 5400, ऐसे ही कर दो ना, 5400 गुणे में 100 और बटे में हो जाएगा 12 गुणे 3। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। अब इसको काटो ज़रा, 3 एकम 3 और 3 8 24, 6 दूना 12 और 6 3 18, यानी कि ये हो गया आपका, ये 3 बच रहा है, 6 दूना 12, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 300 गुणे में 100 बटे में 2, यानी कि ये क्या हो गया 150। और P यानी कि P का जो मान होगा वो 15,000, यानी कि 15,000 रुपये राशि उसने क्या की थी, उसने शुरुआत में ली थी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, शुरुआत में उसने कितने रुपए लिए थे, 15,000 रुपये लिए थे, जिसके लिए उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ा था, 5400 रुपये का ब्याज चुकाना पड़ा था। चलिए अगला सवाल, एक ऑटो रिक्शा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे 30 मिनट चलता है। स्पीड यहाँ पे दी गई है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कितनी दी है, वो दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे दी हुई है। 2 घंटे 30 मिनट चलता है। यदि वह 1 और घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचता है तो ऑटो के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। यहाँ पे समय दिया है कुछ इस तरीके से आपके पास कि पहले क्या था, 2 घंटे 30 मिनट वो चल पड़ा, क्या हुआ 2 घंटे 30 मिनट ये चल पड़ा।
इसके बाद 1 घंटे बाद वो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचा, मतलब पहले इतना चल पड़ा, उसके बाद 1 घंटा और लग रहा है, फिर उसके बाद जहां उसको पहुंचना था फिर पहुंच रहा था। यानी कि टोटल जो समय हो गया वो 3 घंटे 30 मिनट हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 3 घंटे 30 मिनट हो गए। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? कुल दूरी होगी, दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड यहाँ पे मैंने v से डिनोट किया है, तो v यहाँ पे लिख दिया है। डिस्टेंस क्या हो गया? d इज इक्वल टू v इंटू टी हो गया। तो v क्या हो गया आपका? 40। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? यूनिट देखना है कि यूनिट किस में है, आंसर किस में है? किलोमीटर में है, आंसर है किलोमीटर में। तो हमें क्या करना होगा? किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय को क्या करो आप? समय को इस बार घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो समय क्या है? 3 घंटे 30 मिनट है, यानी कि 3.5 घंटे का समय है। ठीक है, 3.5 क्या हो गया? 3.5 घंटे हो जाएंगे। तो घंटे से घंटा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर बचेगा। ठीक है, किलोमीटर बचेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 3 12 14। ठीक है, यानी कि 140 140.0 किलोमीटर, यानी 140 किलोमीटर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। कुल दूरी कितनी तय कर रहा है? 140 किलोमीटर तय कर रहा है। तो ठीक, अगला जो सवाल है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन फ्रिक्वेंटली क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ों की ना, तो छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब गलतियाँ जो होती हैं वो आप काफ़ी लेवल तक आप कह सकते हो उसको कम कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ों को हटाया जा सकता है। जो गलतियाँ होती हैं उनको, जितनी ज़्यादा मैथ है वैसे भी ऐसी चीज़ है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड होगी, उतनी ही कम गलतियाँ आप करोगे और उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, अंडर रूट में 0.0169 इंटू बी इज इक्वल टू 1.3। तो बी का मान बताइए। बी का मान क्या होगा भैया? बी का मान होगा 1.3 बटे में अंडर रूट में है। अब एक बात बताओ, इसका बनाते हैं हम पेयर। ठीक है, तो ये 169, आप बाकी चीज़ें छोड़ो, 169 है। तो एक बात बताओ, 169 मतलब 13 गुणे 13 होता है। 13 का 13 में गुणा करोगे तो 169 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 13। लेकिन बात किसकी फंसेगी? दशमलव की बात फंसेगी। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से 2 के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि अंडर रूट लगा है ना, यहाँ पे करने का साइन लगा है। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो, अब आपको करना है दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए आप इसको उड़ाओ तो बटे में आ जाएगा 10, इसको उड़ाओगे तो ऊपर आ जाएगा 100। क्यों? क्योंकि जब दशमलव हटाते हैं तो बाद में जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, उतने हम 0 लगा देते हैं एक के बाद। ठीक है, नीचे की साइड और ऊपर की साइड इस तरीके से। अगर ऊपर हटाना है दशमलव तो नीचे लगेगा, नीचे का दशमलव हटाना है तो ऊपर कुछ इस तरीके से आएगा 10 करके। तो अब ये क्या हो गया? 13 बटे में 13 हो गया, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 13 कट गया, 10 क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ लोगों को दिक्कत आएगी कि ये डायरेक्ट यहाँ पे 0.13 नहीं लिख पाएंगे। डायरेक्ट 0.13 कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो उसमें आपको क्या करना है? आप देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक चीज़ और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि ये क्या है, करड़ी में क्या है, 0.169 है इज इक्वल टू, ये सॉरी ये बी है, बी करनी के बाहर है, और 1.3 है। यहाँ पे क्या करो, ये दशमलव यहीं पे हटा दो, बटे में क्या हो जाएगा? ये करनी के अंदर ही आएगा। ये यहाँ पे 0 भी है, फिर से लिख लो यार, 0.0169। अब ये दशमलव हटा तो ये 1 आया। अब उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 0 लगा दो। 4 0 हमने क्या किया? लगा दिया। अब एक बात बताओ, ये क्या बचा? 169 और बटे में कितना हो गया? ये इंटू बी बराबर 1.3। अब 169 को आप 13 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 13 बटे में, अब यहाँ पे अब ये करने के बाहर आ जाएगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा। बाकी अगर आप पेयर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 गुणे बी, ये क्या हो जाएगा? 1.3। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे दशमलव हटा दो, ये 0 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो बी का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जैसे ईजी लगता है। अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो डायरेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो ये पहले ही दशमलव उड़ा के और उसके बाद आगे सॉल्व करके भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। आपको जिस तरीके से भी अच्छा लगता है उस तरीके से इसको करो।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ करने के बाद भी खिचड़ी बन रही है, आंसर कुछ आ नहीं रहा है, फ़ायदा क्या फिर। अगला क्वेश्चन जो है, यदि x का 16% 128 है, x का 16%, x का जब भी आता है तो इसका मतलब होता है गुणा, का हो या इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, इसका मतलब होता है गुणा। ये हो गया 16% 128 है, तो x के 125% का मान, x के 125% मतलब 100, इसका मान पूछ रहा है। अब आप क्या करो, या तो इसको सॉल्व करके x का मान निकालने के बाद x का मान यहाँ रखो और उसके बाद सॉल्व करो, या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसी में कुछ ऐसा तिगड़म आप भिड़ा दो कि ये चीज़ आ जाए, ये वाली चीज़ इसमें आ जाए। तो एक बात बताओ, आपको निकालनी है 125 की वैल्यू, अगर आप 16 इधर भेज दो, ठीक है, 16 इधर भेज दोगे तो ये एक ही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपको करना है 125, तो क्या करो 125 से दोनों साइड क्या कर दो, गुणा कर दो, 125 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो ये जो है ये मान निकल आएगा, यही चीज़ पूछी जा रही थी। अब गुणा भाग कर दो भाई, जितना आपके बस में है, 4 चौक 16 हो गया, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा 4 8 32, तो ये क्या हो गया 8 गुणे में 125, ठीक है, 8 गुणे में 125, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे ये आ गया आपका 1000, ठीक है, 1000 इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य जो है 1350 रुपये है। 5 कुर्सी और 2 मेज, 5 कुर्सी मान लीजिए चेयर और 2 मेज मतलब 2 टेबल, दोनों को मिला के उसका मूल्य कितना आ रहा है, 1350 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 1350 रुपये आ रहा है। 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। 2 कुर्सियों का मूल्य, 2 कुर्सियां जो हैं वो 1 टेबल के मूल्य के बराबर है, मतलब जितने में 2 कुर्सियां आएंगी उतने में 1 टेबल आएगा। बात समझ में आ गई। अगर मान लेते हैं कि अगर एक टेबल जो है अगर 100 रुपये में आता है तो 100 रुपये में 2 कुर्सियाँ आ जाएंगी, यानी कि 50-50 रुपये की 1 कुर्सी मिलेगी। तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य बताइए। 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य बताइए। 1 चेयर और 1 टेबल का मूल्य आपको बताना है। अब आपके पास सीधे सीधे आपके पास पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, सॉल्व करके चेयर और टेबल का मूल्य निकालो यार, सीधी सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या करो, 5c है, यहाँ पे 2t है, यानी कि 1t का मान 2c है तो 2t, t मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1350। तो 5 4 9c, c बराबर क्या हो जाएगा 1350 बटे में 9। तो 9 से अगर काटोगे तो ये क्या होगा 9 एकम 9, 150 रुपये। चेयर का जो मूल्य होगा वो कितना हो गया 150 रुपये। टेबल का मान कितना होगा, एक बात बताओ, चेयर का है 150 रुपये, तो 1 टेबल बराबर 2 चेयर है, तो यानी 1 टेबल का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे चेयर का मान मतलब 150, यानी कि 300 रुपये का टेबल कितनी हो जाएगी 300 रुपये की हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, 1 चेयर और 1 टेबल, ये 1 चेयर का मान है, ये 1 टेबल का मान है, दोनों को जोड़ तो भाई 450 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, 450 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सीधा साधा सा क्वेश्चन था जो कि आपने देख लिया है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी गुंजाइश होनी नहीं चाहिए पेपर में कि हाँ ऐसा क्वेश्चन भी छूटे, क्योंकि बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन हमेशा जब भी पढ़ना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ना तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, फोकस करना क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, और उसके बाद दिमाग लगाना। वहाँ पे क्या होगा, ऐसे केस में आपको फिर थोड़ा सा अच्छा आइडिया मिल जाता है। जो लोग बहुत फास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उनके साथ दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें डेटा उनका कई बार छूट जाता है। आधा पढ़ा आधा छूट गया, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में दिया क्या है पूछा क्या है। जब पता ही नहीं चलेगा कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो सोल्यूशन तो सही वैसे भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी कभी भी क्वेश्चन हो तो उसको ध्यान से पढ़ना, उसको समझना और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करना। तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर समझ में आ गया होगा तो। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।